दोस्तों नमस्कार। मैं नाज सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी बाल्य स्मृति, मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। अन्नप्राशन के समय जब मेरा नामकरण हुआ था तब मैं ठीक तरह से तैयार नहीं था, या यूं कहें कि नासमझ था। फिर बाबा का ज्योतिष शास्त्र में विशेष दखल न था। किसी भी कारण से हो मेरा नाम सुकुमार रखा गया। बहुत दिन नहीं लगे, 2-4 साल में ही बाबा समझ गए कि नाम के साथ मेरा कोई मेल नहीं खाता। अब मैं 12-13 वर्ष की बात कहता हूं। हालांकि मेरे आत्म परिचय की सब बातें कोई अच्छी तरह समझ नहीं सकेगा, फिर भी देखिए, हम गांव के रहने वाले हैं। बचपन से मैं वहीं रहता आया हूं। पिताजी पंचायत में नौकरी करते थे। मेरा वहां बहुत कम आना जाना होता था, न के बराबर। मैं दादी के पास गांव में ही रहा करता था। घर में मेरे उधम की कोई सीमा न थी। एक वाक्य में कहा जाए तो यूं कहना चाहिए कि मैं एक छोटा सा रावण था। बूढ़े बाबा जब कहते, तू कैसा हो गया है, किसी की बात ही नहीं मानता, अब तेरे बाप को चिट्ठी लिखता हूं, तो मैं जरा हंस कर कहता, बाबा वे दिन अब लद गए। बाप की तो बात ही क्या, अब मैं बाप के बाप से भी नहीं डरता। और कहीं दादी मौजूद रहती तो फिर डरने ही क्यों लगा। बाबा को वे ही कहती, क्यों, कैसा जवाब मिला और छेड़ोगे उसे। बाबा अगर नाराज होकर बाबूजी को चिट्ठी भी लिखते तो उसी वक्त उनकी अफीम की डिबिया छिपा देता। फिर जब तक उनसे चिट्ठी फड़वा कर फिकवा न देता तब तक अफीम की डिबिया न निकालता। इन सब उपद्रवों के डर से, खासकर नशे की तलब में खलल पड़ जाने से, फिर वे मुझसे कुछ नहीं कहते। मैं भी मौज करता। सभी सुखों की आखिर एक सीमा है। मेरे लिए भी वही हुआ। बाबा के चचेरे भाई गोविंद बाबू इलाहाबाद में नौकरी करते और वहीं रहते थे। अब वे पेंशन लेकर गांव में आकर रहने लगे। उनके नाती श्रीमान रजनीकांत भी बीए पास करके उनके साथ आए। मैं उन्हें मजले भैया कहता था। पहले मुझसे विशेष परिचय नहीं था। वे इस तरह बहुत कम आते थे और उनका मकान भी अलग था। कभी आते भी तो मेरी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कभी सामना हो जाता तो क्यों रे, क्या करता है, क्या पढ़ता है के सिवा और कुछ नहीं कहते। इस बार जो आए तो गांव में जमकर बैठे और मेरी ओर ज्यादा ध्यान देने लगे। 2-4 दिन की बातचीत से ही उन्होंने मुझे वश में कर लिया कि उन्हें देखते ही मुझे डर सा लगने लगा। मुंह सूखा जाता, छाती धड़कने लगती, जैसे मैंने कोई भारी कसूर किया हो और उसकी न जाने कितनी सजा मिलेगी। उसमें तो कोई शक नहीं कि उन दिनों मुझसे अक्सर गलती होती रहती थी। हर वक्त कुछ न कुछ शरारत मुझसे होती ही रहती। 2-4 अकर्म, 2-4 उपद्रव करना मेरा नित्य का काम था। डरने पर भी भैया को मैं चाहता खूब था। भाई भाई को इतना मान सकता है यह मुझे पहले नहीं मालूम था। वे भी मुझे खूब प्यार करते थे। उनके साथ भी मैं कितनी ही शरारतें, कितने ही कसूर करता था, किंतु वे कुछ कहते नहीं थे। और कुछ कहते भी तो मैं समझता था कि बड़े भैया ठहरे, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, उन्हें याद थोड़े ही रहता है। अगर वे चाहते तो शायद मुझे सुधार सकते थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनके गांव में आ जाने से मैं पहले की तरह स्वाधीन तो नहीं रहा, पर फिर भी जैसा हूं मजे में हूं। रोज बाबा की तमाकू पी जाता। बूढ़े बाबा बेचारे कभी खाट के सिरहाने, कभी तकिए की खोली के भीतर, तो कभी कहीं कभी कहीं तमाकू छिपा कर रखते, पर बंदा ढूंढ ढाड़ कर निकाल ही लेता और पी जाता। खाता पीता मस्त रहता। जिंदगी मौज से कटती, कोई झंझट नहीं, बला नहीं। पढ़ना लिखना तो एक तरह से छोड़ ही दिया समझो। बाग में जाकर चिड़िया मारता, गिलहरियां मारकर भून कर खाता, जंगल में जाकर गड्ढों में खरगोश ढूंढता फिरता, यही मेरा काम था। न किसी का कोई डर, न कोई फिक्र। पिताजी बक्सर में नौकरी करते थे। वहां से न मुझे वे देखने आते और न मारने आते।
बाबा और दादी का हाल मैं पहले ही कह चुका हूं। एक वाक्य में यूं कहना चाहिए कि मैं मजे में था। एक दिन दोपहर को घर आकर दादी के मुंह से सुना कि मुझे मजले भैया के साथ कलकत्ता में रहकर पढ़ना लिखना पड़ेगा। बाबा ने कहा, हाँ, मैंने पहले से ही सोच रखा था कि यह सब बाबा की चालाकी है, इसलिए कहा यदि जाऊंगा तो आज ही जाऊंगा। बाबा ने हंसते हुए कहा, इसके लिए चिंता क्यों करते हो बेटा, रजनी आज ही कलकत्ता जाएगी, मकान ठीक हो गया है, सो आज ही तो जाना होगा। मैं आग बबूला हो उठा। एक तो उस दिन बाबा की छिपाई हुई तमाकू ढूंढने पर भी नहीं मिली, जो एक चीलम मिली थी वह मेरी एक फूंक के लिए भी नहीं थी। 30 पर चालाकी, परंतु मैं ठगा गया था, अपने आप कबूल करके। फिर पीछे कैसे हटूं? लिहाजा उसी दिन मुझे कलकत्ता के लिए रवाना होना पड़ा। चलते वक्त बाबा के पैर छुए और मैं मन ही मन बोला, भगवान करे कल ही तुम्हारे श्राद्ध के लिए घर लौट आऊं, उसके बाद फिर मुझे कौन कलकत्ता भेजेगा देख लूंगा। कलकत्ता में पहली बार आया। इतना बड़ा शहर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं गंगा की छाती पर तैरते हुए इस लकड़ी लोहे के पुल पर ऐसी भीड़ में, या वहां जहां झुंड के झुंड मस्तूल वाले बड़े बड़े जहाज खड़े हैं, खो गया तो फिर कभी घर नहीं पहुंच सकूंगा। कलकत्ता मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। इतनी दहशत में भला कोई चीज अच्छी लग सकती है? आगे कभी लगेगी इसका भी भरोसा नहीं कर सका। कहाँ गया हमारा वह नदी का किनारा, वे बांसों के झुरमुट, बेल की झाड़ी, मित्र परिवार के बगीचे के कोने का अमरूद, कुछ भी तो नहीं। यहां तो सिर्फ बड़े बड़े ऊंचे मकान, गाड़ी घोड़े, आदमियों की भीड़ भड़क्का, लंबी चौड़ी सड़कें ही दिखाई देती हैं। मकान के पीछे ऐसा एक बाग बगीचा भी तो नहीं जहां छिपकर एक चिलम तमाकू पी सकूं। मुझे रोना आ गया। आंसू पोंछकर मन ही मन कहने लगा, भगवान ने जीवन दिया है, भोजन भी वे ही देंगे। कलकत्ता आया हूं, स्कूल में भर्ती किया गया हूं, अच्छी तरह पढ़ता लिखता हूं, लिहाजा आजकल मैं अच्छा लड़का हो गया हूं। गांव में जरूर मेरा नाम जाहिर हो गया था। खैर, उस बात को जाने दो। हमारे आत्मीय मित्रों ने मिलकर मैस बना लिया है, जिसमें हम 4 आदमी रहते हैं, भैया, मैं, राम बाबू और जगन्नाथ बाबू। राम बाबू और जगन्नाथ बाबू मझले भैया के मित्र हैं। इनके सिवा एक नौकर और एक ब्राह्मण रसोइया भी है। गदाधर रसोइया मुझसे 3-4 वर्ष बड़ा था। ऐसा भला आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मोहल्ले के किसी भी लड़के से मेरी बातचीत नहीं हुई और न किसी से मेल जोल ही हुआ, मगर गदाधर बिल्कुल भिन्न प्रकृति का आदमी होने पर भी मेरा अतरंग मित्र हो गया। मेरे साथ उसकी खूब घुटती, कितनी गपशप उड़ती, इसका कोई ठिकाना नहीं। वह मेदिनीपुर जिले के एक गांव का रहने वाला था। वहां की बातें और उसका बाल इतिहास आदि मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसके गांव की बातें मैंने इतनी बार सुनी है कि मुझे अगर उसके गांव में आंखों पर पट्टी बांधकर अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद मैं तमाम गांव में और उसके आसपास मजे में घूम फिर सकता हूं। रविवार को मैं गदाधर के साथ किले के मैदान में घूमने जाया करता। शाम को रसोई घर में बैठकर ताश खेला करता। रोटी खाने के बाद चौक उठ जाने पर उसके छोटे हुक्के से दोनों मिलकर तमाकू भी पी लिया करते। सभी काम हम दोनों मिलकर एक साथ करते। मोहल्ले पड़ोस में और किसी से मेरी जान पहचान नहीं हुई। मेरा तो साथी संगी यार दोस्त मोची टोले का भूलो केलो खोखा खांदा सब कुछ वही है। उसके मुंह से मैंने कभी बड़ी बात नहीं सुनी। झूठ मूठ ही सब उसका निरादर करते, इससे मेरा जी जलने लगता। पर वह अपनी जबान से कभी किसी को जवाब न देता, जैसे वास्तव में वह दोषी ही हो। सबको खिला पिलाकर सबसे पीछे जब वह रसोई घर के एक कोने में छिपकर छोटी सी पीतल की थाली में खाने बैठता तो मैं 1000 काम छोड़कर वहां पहुंच जाता। बेचारे की तकदीर ही ऐसी थी कि पीछे से उसके लिए कुछ बचता ही न था, और तो और भात तक कम पड़ जाता। किसी के खाने के समय मैं कभी उपस्थित नहीं रहा।
परंतु ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे खाते वक्त कभी रोटी दाल भात घी तरकारी कम पड़ी हो। इससे मुझे बड़ा बुरा मालूम होता था। छोटेपन से मैंने अपनी दादी के मुंह से सुना था। वे मेरे लिए कहा करती थी, लड़का आधे पेट खा खाकर सूख कर काटा हो गया है, कैसे बचेगा। मगर मैं दादी कथित भरपेट कभी नहीं खा सकता था। सूख जाऊं चाहे काटा हो जाऊं, मुझे आधे पेट खाना ही अच्छा लगता था। अब कलकत्ता आने के बाद समझा कि उस आधे पेट और इस आधे पेट में कितना अंतर है। इस बात का मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ कि किसी को भरपेट खाना न मिले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले मैंने न जाने कितनी बार बाबा की थाली में पानी डालकर उन्हें खाने नहीं दिया। दादी के ऊपर कुत्ते के बच्चे को छोड़कर उन्हें नहाने धोने के लिए मजबूर किया। फिर उनका खाना नहीं हुआ, मगर उनकी आंखों में आंसू कभी नहीं आए। दादी बाबा अपने घर के लोग मेरे पूज्य जो मुझे खूब प्यार करते थे, उनके लिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर उन्हें आधा भूखा और बिल्कुल भूखा रखकर मुझे परम संतोष हुआ है। और इस गदाधर को देखो, न जाने कहाँ का कौन है, इसके लिए मेरी आंखों में बिना बुलाए पानी आ जाता है। कलकत्ता आकर यह क्या हो गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। आखिर आंखों में इतना पानी आता कहां से है, कुछ पता नहीं। मुझे किसी ने रोते कभी नहीं देखा। किसी बात पर जिद पकड़ जाने पर पाठशाला के पंडित जी ने मेरी पीठ पर साबुत खजूर की छड़ियां तोड़ दी है, फिर भी वे मुझे कभी रुला नहीं सके। लड़के कहते सुकुमार की देह पत्थर की है। मैं मन ही मन कहता, देह नहीं बल्कि मन पत्थर का है। मैं नन्हे बच्चों की तरह रोने नहीं लगता। दरअसल रोने में मुझे बड़ी शर्म महसूस होती थी, अब भी होती है, पर अब संभाले संभलता नहीं। छिपकर जहां कोई देख न सके रो लिया करता हूं। जरा रोकर चटपट आंखें पोंछ पांछ कर संभल जाता हूं। जब स्कूल जाता हूं तो रास्ते में सैकड़ों भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं। किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कोई अंधा है। इस तरह न जाने कितनी तरह के दुखी देखता हूं। तिलक लगाकर खंजरी बजाकर जो जय राधे कहकर भीख मांगते हैं, मैं तो उन्हें ही जानता था। फिर भी ये भिखारी किस तरह के हैं, मैं भीतर ही भीतर बहुत ही दुखी होकर कहता, भगवान इन्हें मेरे गांव भेज दो। खैर अभागे भिखारियों की बात जाने दो, अब मैं अपनी बात कहता हूं। देखते देखते आंखें इसकी आदी हो गई, पर मैं विद्यासागर नहीं बन सका। बीच बीच में हमारे देश की माता सरस्वती न जाने कहां से आकर मेरे कंधे पर सवार हो जाती। मैं नहीं कह सकता, उसकी आज्ञा से कभी कभी मैं ऐसा सत्कर्म कर डालता था कि अब भी मुझे उन सरस्वती जी से घृणा हो जाया करती है। डेरे पर किसका कौन सा अनिष्ट किया जा सकता है, रात दिन मैं इसी फिक्र में रहता। एक दिन की बात है, बाबू ने घंटे भर मेहनत करके अपनी धोती चुन कर रखी। वे शाम को घूमने जाएंगे। मैंने मौका पाकर उसे खोलकर सीधा करके रख दिया। शाम को आकर धोती की हालत देखते ही बेचारे तकदीर ठोक कर बैठ गए। मैं फूला नहीं समाया। जगन्नाथ बाबू का ऑफिस जाने का समय हो गया है। जल्दी जल्दी खा पीकर अच्छी तरह ऑफिस तक पहुंचना चाहते हैं। मैंने ठीक मौके से उनकी अचकन के बटन काट कर फेंक दिए। स्कूल जाने से पहले जरा झांक कर देखा गया, बेचारे चिल्लाकर रोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुशी से रास्ते भर हंसता रहा। शाम को ऑफिस से लौटकर जगन्नाथ बाबू बोले, मेरे बटन कमबख्त गदाधर ने चुरा कर बेच डाले हैं, निकाल दो नालायक को। जगन्नाथ बाबू के बटन हरण के मामले पर भैया और राम बाबू भीतर भीतर खूब हंसने लगे। भैया ने कहा, कितने तरह के चोर होते हैं, कोई ठीक है, पर बटन तोड़कर बेच खाने वाला चोर तो आज ही सुना। जगन्नाथ बाबू भैया की इस चुटकी से और भी आग बबूला हो गए। बोले, नालायक ने सवेरे नहीं लिए, शाम को नहीं लिए, रात को नहीं लिए, ठीक ऑफिस जाते वक्त बदमाशी तो देखो, दुर्गति की हद कर दी। उन्हें एक काला फटा कुर्ता पहनकर ऑफिस जाना पड़ा। सब हंस पड़े। जगन्नाथ बाबू को भी हंसना पड़ा, पर मैं नहीं हंस सका। मुझे डर हो गया, कहीं गदाधर को सचमुच ही न निकाल दे।
वह बेचारा बिल्कुल निर्बोध है, शायद कुछ कहेगा भी नहीं, चुपचाप सारा कसूर अपने ऊपर ले लेगा। अब क्या किया जाए? मजले भैया शायद समझ गए कि किसने बटन लिए हैं। गरीब गदाधर पर कोई जुल्म नहीं किया गया, पर मैंने भी उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि अब ऐसा काम कभी न करूंगा जिससे मेरे बदले दूसरे पर कोई आफत आए। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने पहले कभी नहीं की और कभी करता भी या नहीं नहीं कह सकता। सिर्फ गदाधर के कारण ही मुझे अपने मार्ग से विचलित होना पड़ा। मुझे उसने मिट्टी कर दिया। किस तरह किसका चरित्र सुधर जाता है, इस बात को कोई नहीं कह सकता। पंडित जी, बाबा और भी कितने ही महाशयों के लाख कोशिश करने पर भी जिस बात की प्रतिज्ञा मैंने कभी नहीं की और न शायद करता, एक गदाधर महाराज का चेहरा देखकर उस बात की प्रतिज्ञा कर बैठा। उसके बाद इतने दिन बीत गए, इस बीच कभी मेरी प्रतिज्ञा भंग हुई या नहीं मैं नहीं कह सकता, मगर इतना जरूर है कि मैंने कभी जानबूझकर प्रतिज्ञा भंग नहीं की। अब एक और आदमी की बात कहता हूं। वह था हम लोगों का नौकर रामा। रामा जाति का कायस्थ या ग्वाल ऐसा ही कुछ था। कहाँ का रहने वाला था सो मैं नहीं कह सकता। उस जैसा फुर्तीला और होशियार नौकर मेरे देखने में नहीं आया। अगर फिर कभी उससे भेंट हो गई तो उसके गांव का पता जरूर पूछ लूंगा। सभी कामों में रामा चरखे की तरह घूमता रहता। अभी देखा कि रामा कपड़े धो रहा है, परंतु देखता हूं कि भैया नहाने बैठे हैं तो वह उनकी पीठ रगड़ रहा है। उसके बाद ही देखा कि पान लगाने में व्यस्त है। इस तरह वह हर वक्त दौड़ धूप करता रहता। भैया का वह फेवरेट बड़े काम का प्यारा नौकर था, पर मुझे वह देखे न सुहाता। उस नालायक के लिए अक्सर मुझे भैया से खरी खोटी सुननी पड़ती। खासकर गदाधर को वह अक्सर तंग किया करता। मैं उससे बहुत चिढ़ गया था, मगर इससे क्या होता, वह ठहरा भैया का फेवरेट। वे उसे रूज, रूज मतलब होता है रंगा सियार, वे उसे रूज कहा करते थे। उस समय इस शब्द की व्याख्या वे खुद न कर सकते थे, मगर हम यह खूब समझते थे कि रामा दरअसल रूज है। उससे चिढ़ने के कारण थे। मुख्य कारण यह था कि रामा अपने को राम बाबू कहा करता था। भैया कभी कभी उसे राम बाबू कहकर पुकारा करते थे, मगर राम बाबू को यह सब अच्छा न लगता था। खैर, जाने दो इन सब व्यर्थ बातों को। एक दिन शाम को भैया एक नया लैंप खरीद लाए। बहुत बढ़िया चीज थी, करीब 50-60 रुपए दाम होंगे। शाम को जब सब घूमने चले गए तब मैंने गदाधर को बुलाकर उसे दिखाया। गदाधर ने ऐसी बत्ती कभी नहीं देखी थी। वह बहुत ही खुश हुआ और 2-1 बार उसने इसे इधर उधर करके देखा भाला। इसके बाद वह अपने काम से चला गया, पर मेरी क्यूरोसिटी शांत नहीं हुई। मैं उसकी चिमनी खोलकर देखना चाहता था कि कैसे खुलती है, देखो कि उसके भीतर कैसी मशीन है। बहुत खोल खाल कर हिलाया डुलाया, इधर उधर किया, घुमाने फिराने की कोशिश की, पर खोल न सका। बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने देखा कि नीचे एक स्क्रू है, लिहाजा मैंने घुमाया। घुमा ही रहा था कि चट से उसका नीचे का हिस्सा अलग हो गया और जल्दी से मैं उसे थाम न सका। नतीजा यह हुआ कि उसका शीशा टेबल से नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। उस दिन बहुत रात बीते मैं बाहर घूमकर लौटा। घर आकर देखा तो वहां बड़ी हाय तौबा मची थी। गदाधर को चारों तरफ से घेर कर सब लोग बैठे हैं। गदाधर से जीरा की जा रही है। भैया खूब बिगड़ रहे हैं। गदाधर की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। वह कह रहा था, बाबूजी, मैंने इसको जरा छुआ जरूर था पर तोड़ा नहीं। सुकुमार बाबू ने मुझे दिखाया, मैंने सिर्फ देखा। उसके बाद ये घूमने चले गए। मैं भी खाना बनाने रसोई घर में चला गया। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। प्रमाणित हो गया कि उसी ने चिमनी तोड़ी है। उसकी तनख्वाह बाकी थी, उसमें से 3.5 रुपए काट कर नई चिमनी मंगाई गई। शाम को जब बत्ती जलाई गई तो सब बहुत खुश हुए। सिर्फ मेरी दोनों आंखें जलने लगी। हर वक्त मन में यही ख्याल आने लगा, मानो मैंने उसकी माँ के 3.5 रुपए चुरा लिए। मुझसे वहां रहा नहीं गया।
रो बिलक कर किसी तरह भैया को राजी करके मैं गांव पहुंच गया। सोचा था दादी से रुपए लाकर चुपके से 3.5 की जगह 7 रुपए गदाधर को दे दूंगा। मेरे पास उस वक्त रुपए बिल्कुल न थे, सब रुपए भैया के पास थे, इसलिए रुपयों के लिए मुझे देश आना पड़ा। सोचा था कि एक दिन से अधिक नहीं ठहरूंगा, मगर 7-8 दिन वहां बीत ही गए। 7-8 दिन बाद फिर कलकत्ता पहुंचा। मकान में पैर रखते ही पुकारा, गदा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर पुकारा, गदाधर महाराज। अब की बार भी जवाब नदारद। फिर कहा, गदा। तभी रामाचरण ने आकर कहा, छोटे बाबू अभी आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, अभी चला ही आ रहा हूं। महाराज कहाँ है? महाराज तो नहीं है। कहाँ गया है? बाबू ने उसे निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों? चोरी की थी इसलिए। पहले बात मेरी ठीक से समझ में नहीं आई। इसी से कुछ देर तक मैं रामा का मुंह देखता रहा। रामा मेरे मन का भाव ताड़ गया। जरा मुस्कुरा कर बोला, छोटे बाबू आप ताजुब कर रहे हैं ना? मगर उसे आप लोग पहचानते न थे, इसी से इतना चाहते थे। वह छिपा रुस्तम था बाबू। उस भीगी बिल्ली को मैं अच्छी तरह जानता था। किस तरह छिपा रुस्तम था और क्यों मैं उस भीगी बिल्ली को नहीं पहचान सका, यह मेरी समझ में कुछ न आया। मैंने पूछा, किसके रुपए चुराए थे उसने? बड़े बाबू के। कहाँ थे रुपए? कोट की जेब में। कितने रुपए थे? 4 रुपए। देखा किसने था? आंखों से तो किसी ने नहीं देखा, पर देखा ही समझिए। क्यों? इसमें पूछने की कौन सी बात है? आप घर में थे नहीं, राम बाबू ने लिए नहीं, जगन्नाथ बाबू ले नहीं सकते, मैंने लिए नहीं, तो फिर गए कहाँ? लिए किसने? अच्छा तो तूने उसे पकड़ा है? रामा ने हंसते हुए कहा, और नहीं तो कौन पकड़ता। ठनठनिया का जूता आप आसानी से खरीद सकते हैं, ऐसा मजबूत जूता शायद और कहीं नहीं बनता। उसी से मैंने उसकी खूब। मैं रसोई में जाकर रो पड़ा। उसका वह छोटा सा काला हुक्का एक कोने में पड़ा था, उस पर धूल जम गई थी। आज 4-5 रोज से उसे किसी ने छुआ भी नहीं, किसी ने पानी तक नहीं बदला। दीवार पर एक जगह कोयले से लिखा था, सुकुमार बाबू मैंने चोरी की है, अब मैं यहां से जाता हूं। अगर जिंदा रहा तो फिर कभी आऊंगा। मैं तब लड़का ही तो था, बिल्कुल बच्चे की तरह उस हुक्के को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। चोरी क्यों की, इसकी वजह मुझे नहीं मालूम। फिर मुझे उस मकान में अच्छा नहीं लगा। शाम को घूम फिर कर एक बार रसोई में जाता और दूसरे रसोइया को खाना बनाते देख चुपचाप लौट आता। अपने कमरे में आकर किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाता। कभी कभी मुझे मंझले भाई भी देखे नहीं सुहाते। रोटी तक मुझे कड़वी मालूम होने लगती। बहुत दिनों बाद एक रोज मैंने भैया से कहा, बड़े भैया क्या किया तुमने? किसका क्या किया? गदा ने तुम्हारे रुपए कभी नहीं चुराए, सभी जानते हैं। मैं गदाधर महाराज को बहुत चाहता था। भैया ने कहा, हाँ काम तो अच्छा नहीं हुआ सुकुमार, पर अब जो होना था सो हो गया। लेकिन रामा को तूने इतना मारा क्यों था? अच्छा मारा था, क्या मुझे भी निकाल दोगे? भैया ने मेरे मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे कितने रुपए वसूल हो गए? भैया बड़े दुखी हुए, फिर बोले, काम ठीक नहीं हुआ। तनख्वाह के 2.5 रुपए हुए थे, सो सब काट लिए। मेरी इतनी इच्छा नहीं थी। मैं जब तब सड़कों पर घुमा करता। दूर कहीं अगर किसी को मैली चादर ओढ़े और फटी चट्टी चमकाते हुए जाते देखता तो मैं फौरन दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंच जाता। पर मेरे मन का अरमान पूरा न होता। मेरी आशा नित्य निराशा में परिणित होने लगी। मैं अपने मन की बात किससे कहूं? करीब 5 महीने बाद भैया के नाम एक मनी आर्डर आया, 1.5 रुपए का। भैया को मैंने उसी रोज आंसू पोंछते देखा। उसका कूपन अभी तक मेरे पास मौजूद है। कितने वर्ष बीत गए, कोई ठीक नहीं, मगर आज भी गदाधर महाराज मेरे हृदय में आधी जगह घेरे बैठे हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी बाल्य स्मृति।
मेरे अर्थात ना सुनाचली के स्वर में। कहानी कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।